हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 11 जो हमारी 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी जानकारी दूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है, पहला टॉपिक है मेरा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। सेकंड पॉइंट है मेरा कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑन ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। फोर्थ पॉइंट है मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। फिफ्थ पॉइंट है मेरा कार्टेशियन इक्वेशन। सिक्स पॉइंट है मेरा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। सेवन पॉइंट है मेरा एंगल्स बिटवीन टू लाइंस एंड एट पॉइंट है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये सारे 8 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर 3D कंप्लीट चैप्टर की जानकारी आज प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा 8 पॉइंट था, ये शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए आज का टॉपिक है हमारा, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 11 जो 3D ज्योमेट्री है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन पे क्या होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक 3D फिगर लिया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं, जैसे यहाँ देते हैं इसका नाम x, इसका नाम देते हैं y और इसका नाम देते हैं z, ठीक है। इस एंगल का नाम है यहाँ पे अल्फा, ठीक है। इस एंगल का नाम है यहाँ पे बीटा और इस एंगल का नाम यहाँ पे गामा, यानी अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक। अब जो ये लाइन जो है, अब हमारे पास ये लाइन जो है, इसका हमने क्या नाम दे दिया है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए L से डिनोट किया है लाइन को, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे L से डिनोट किया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अब क्या होगा, अब हम क्या निकालते हैं, हम जो है डायरेक्शनल एंगल्स बताते हैं पहले। इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे डायरेक्शनल एंगल्स। डायरेक्शनल एंगल्स कौन कौन सी है, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा, 3 ही है, ठीक है। अब डायरेक्शनल एंगल तो पता लग गया, अब हम डायरेक्शनल कोसाइंस लगाए तो यहां लिखते हैं डायरेक्शनल डीसी, डीसी यानी डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शनल कोसाइंस को हम डीसी से डिनोट करने वाले हैं और डायरेक्शनल रेशियो को हम डी आर से डिनोट करने वाले हैं। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ लाइन एल, एल लाइन के लिए डायरेक्शनल कोसाइन क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा के लिए कॉस अल्फा, बीटा के लिए कॉस बीटा और गामा के लिए कॉस गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक। ये किसके लिए लिया, ये हमने किस पर्पस से लिया है, अगर हमें कैलकुलेट करने आए, यानी यहाँ पे लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस, ठीक है। कैलकुलेटिंग पर्पस से हमने इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यहाँ पे मान लिया। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे ये 3 एंगल तो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, यहाँ से यहाँ तक गामा है। अब ये एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा और ऐसे ये एंगल भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये 3 एंगल तो मैंने बताया, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा है, लेकिन भाई ये 2 एंगल भी तो यहाँ बच रही है। तो इस वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस, एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को लिखेंगे हम पाई माइनस बीटा, ऐसे हमारा एक पाई माइनस गामा भी हो जाएगा। जब भाई अल्फा बीटा आया तो गामा भी होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लिखे कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। कॉस बीटा ले तो कॉस पाई माइनस बीटा हो जाएगा। कॉस गामा ले तो कॉस पाई माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है,
ये अपने आप में वैल्यू बन रही है, कोस माइनस पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस अल्फा और पाई माइनस गामा। पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा और पाई माइनस गामा माइनस कॉस गामा, ये बन गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो जब इतनी बात क्लियर है तो मैं इसके आगे अब आपको लेके चलता हूं। अब मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के कुछ यहाँ पे बारे में और बताने वाला हूं। ये देखिए, ये थी हमारी फिगर। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो हम कह सकते हैं कि एक कोई भी एक लाइन होता है उसके दो सेट होते हैं। दो सेट कैसे? पहला सेट ये, दूसरा सेट ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं? इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं अ लाइन, ए लाइन टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस यानी डीसी। ठीक है, एक लाइन के दो सेट के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि एज्यूम लाइन, इस लाइन को हम कैसे एज्यूम करते हैं? एज अ वेक्टर एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो यहां लिखते हैं एज्यूम लाइन एज अ वेक्टर, वेक्टर के हिसाब से इसको हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हम कि अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, थर्ड पॉइंट यहां लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पर्पस। कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए मैंने क्या बताया था ऊपर कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा वही होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम वी यूज सेम डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फॉर लाइन एज अ एंड वेक्टर। तो यहाँ पे वो लाइन लिख देते हैं वी यूज सेम डायरेक्शन we use same direction cosines for line and vectors। अगर हम लाइन में ले या वेक्टर्स में ले, दोनों ही हमारे पास सेम डायरेक्शन कोसाइंस आने वाला है। क्योंकि देखिए cos अल्फा के लिए लाइन में लेंगे तो हमारे पास cos अल्फा आएगा, cos बीटा के लिए तो भी cos बीटा और cos गामा के लिए cos गामा को। फिर अगर माइनस की वैल्यू लेंगे तो पाई माइनस अल्फा होगा तो माइनस कोस अल्फा, पाई माइनस बीटा माइनस कोस बीटा, पाई माइनस गामा तो माइनस कोस गामा। इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बात तो मैंने आपको बताई कि डायरेक्शन कोसाइंस की। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस में और रहता क्या हमारे पास, और हमारे पास अब क्या रहता है डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पे मैंने आपको लिखा कि सेम डायरेक्शन कोसाइंस फॉर लाइंस एंड वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स तो मैंने यहाँ पे दिखाया, वेक्टर्स तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। देखिए जैसे माइनस कोस अल्फा है, कोस अल्फा है तो इसके लिए हमने क्या है एक्स की वैल्यू के लिए लिया था, वाई के लिए और जेड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम इसमें वेक्टर्स में ले यानी हम इसमें ले अगर हम एल एम और एन के फॉर्म में ले तो ये माइनस एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये माइनस का एम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये माइनस का एन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम एक और चीज जानते हैं। जब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये माइनस एल माइनस एम और माइनस एन हो जाता है, जब मैंने इतनी बात यहाँ पे क्लियर कर दी, अब क्या होता है, अब देखिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके 1 के बराबर होता है। ठीक है, जब ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए लाइन हैव टू सेट्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसके दो सेट्स होते हैं। ठीक है,
जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ये लाइन मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये रहा, अ लाइन हैविंग टू सेट्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट होते हैं, कौन सा, पहला लाइन होता है और दूसरा हमारे पास वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां तक जो थी, यहां तक मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी डायरेक्शन रेशियो की ओर लेके चलता हूँ। डायरेक्शन रेशियो में ये इस तरह की फिगर आती है, जैसे ये मैंने ऊपर भी बनाई हुई है सेम फिगर, ये देख सकते हैं आप, ऐसी यही फिगर थी, इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो को हम डी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल। एल लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होने वाला है, तो यहाँ लिखते हैं 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स जैसे ए बी सी, ए बी एंड सी, ये क्या होंगे, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज। अब ए बी सी कहां से आया, ये जो ए बी सी लिखा कहां से आया, यहाँ तो मैंने अल्फा बीटा गामा लिखा है फिगर में, यहाँ कहोगे सर आपने ए बी सी लिख दिया, ये कहां से आ गया। अरे सिंपल सी बात है, ये जो है एक्स एक्सिस, इसको हम ए की वेक्टर कह सकते हैं, वाई एक्सिस को हम बी की वेक्टर कह सकते हैं और जेड एक्सिस को हम सी की वेक्टर कह सकते हैं। तो यही मेरे ए बी सी यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए बी सी एक नंबर है, कोई 3 नंबर दे रखा है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये यहाँ पे कंफर्म किया। सेकंड पॉइंट क्या आता है, यदि इफ, यदि हम लेते हैं ए अपॉन में एल बराबर बी अपॉन में एम और बराबर सी अपॉन में एन, के बराबर लेते हैं। ठीक है, जहां की जो के है ये क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, क्या है ये, नॉन जीरो रियल नंबर है हमारे पास के। ठीक है, के क्या है हमारे पास, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं ए अपॉन में एल बराबर के, यानी ए बराबर के एल लेंगे। ठीक है, ऐसी सिमिलरली बी लें तो बी बराबर के एम हो जाएगा, और इसी प्रकार हम अगर सी ले तो सी बराबर के एन हो जाएगा। ये बात हो सकती है। जैसे हमने ए अपॉन में एल को के मान लिया और के से इधर इसको इसको इस साइड लेके आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ए बराबर के एल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम बी को लेंगे तो बी बराबर के एम हो जाएगा और सी को लेंगे सी बराबर के एन हो जाएगा। जब ये हो जाएगी तो इसमें क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाला जो प्रपोर्शन है इसके इक्वल है और ये वाला प्रपोर्शन इसके इक्वल है, यानी ये क्वांटिटी ए अपॉन में एल बी अपॉन एम के क्वांटिटी के इक्वल है और बी अपॉन में एल एम सी अपॉन में एन के इक्वल है। और ये आपस में क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तीनों आपस में हमारे प्रोपोर्शनल है। जब इतनी बात हो गई, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास इसी पॉइंट का, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद हम एक आगे पॉइंट पे चलते हैं कि अ लाइन, जब इतनी बात हो गई तो उसको कहते हैं अ लाइन हैविंग इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए क्या होता है, अ लाइन हैविंग इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन में इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको अगर हमें दिखाना होगा तो हम कहेंगे
गिवन हमें क्या है, जैसे हमें दिया हुआ है गिवन है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, एक लाइन की डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, ठीक है। यानी हमें ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज, ठीक है, डी आर्स हमें दे रखा है, डीसीज हमें फाइंड करना है। अब हमें डीसी निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, डीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, जब हमें इस तरह का वेक्टर दिया हो गया, ए वेक्टर जैसे दिया हुआ है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस टाइप का हमें यहाँ पे गिवन हो, तो इसको निकालने का एक सरल सा फॉर्मूला बताता हूं मैं, ठीक है। किसको निकालने का, डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का एक सरल सा बहुत ही छोटा फॉर्मूला मैं आपको लेके चलता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है ए अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही सी अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह का जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे को इसमें डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, ठीक। जब इतनी बात हो गई, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने अभी तो बताया आपको कि हम डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो में कैसे लेके आते हैं। अब मैं बताऊंगा कि डायरेक्शन रेशियो टू डायरेक्शन कोसाइन क्या कन्वर्ट होता है। उसके बाद वैसे तो नहीं होता, ठीक है, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं, उसके बाद मैं एक बहुत छोटी सी 2 लाइन लिखूंगा, उसको याद रखना है आपको, और वही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जब इतनी बात बता दी तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हमको दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो में निकालना है डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है। अब देखिए, जब इतनी बात हो गई तो हम कह सकते हैं वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या ए अपॉन में एल बराबर बी अपॉन में एम बराबर सी अपॉन में एन, ये किसके, के इक्वल है। के क्या है, के हमारा नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। जब इतनी बात हो गई तो ए बराबर किसके हो जाएगा, के एल के बराबर हो जाएगा, बी किसके हो जाएगा, के एम के बराबर हो जाएगा, और सी किसके हो जाएगा, के एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यदि यदि इफ के जो है 1 के बराबर है, के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ए जो है एल के बराबर हो जाएगा, बी एम के बराबर हो जाएगा, और सी एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू एल एल हो जाएगा, 1 इंटू एम एम हो जाएगा, 1 इंटू एन एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटस हो जाएगी हमारी यहाँ पे। लेकिन ये क्या हुआ कि डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट नहीं हुआ, इक्वल हो गया, कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, या एक छोटे से लाइन में हम बता सकते हैं कि ऑलवेज, हमेशा के लिए, ऑलवेज एक नियम लागू होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखूंगा मैं, एक और ये 2। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्शन रेशियो में, हो जाता है, लेकिन बट जो डायरेक्शन रेशियो है ये कन्वर्ट नहीं होता डायरेक्शन कोसाइन में। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से मेरा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन का टॉपिक यहाँ पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम अब आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस पे कैसे होगा ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो उसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। अब हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसका नाम देते हैं हम जैसे एक्स एक्सिस, इसका नाम देते हैं वाई और इसका नाम देते हैं जेड, और इस पॉइंट का ये जो पॉइंट है इसका नाम देते हैं हम ओ। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया और ये ओ जेड हो गया। अब इस तरह से हमारे पास तीनों एक्सिस आ गए। ठीक, अब जब तीनों एक्सिस आ गए तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन एक्स कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या कहते हैं, डीसी के लिए डीसी डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे है तो अगर एक्स एक्सिस पे बनता है तो पहला तो 0 ही होगा क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 90 का और तीसरा पॉइंट भी 90 का, तो यानी 0 90 और 90 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोसाइंस है तो cos 0 डिग्री क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अच्छा cos 90 की वैल्यू 0, फिर 90 की 0, तो हमारे पास पॉइंट क्या बना 1 0 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट आया मेरे पास, एक्स एक्सिस पे अगर हम देखते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो पॉइंट आया हमारे पास 1 0 0। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस पे अगर देखते हैं आप तो आपको क्या पॉइंट मिलने वाला है, वाई एक्सिस पे पहले होगा 0 फिर 1 फिर 0, ये पॉइंट में दिमाग में आया होगा आपके। ठीक है, इसी तरह अगर हम जेड एक्सिस पे देखें, जेड एक्सिस पे क्या आएगा 0 0 1, ये आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 0 0, वाई एक्सिस पे 0 1 0 और जेड एक्सिस पे 0 0 1। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो हमें पता लग गया इस फॉर्मूले के मुताबिक, ये जो ट्रिक लगाया हमने इसके मुताबिक हमने डायरेक्शन कोसाइन पता कर लिया। ठीक है, अब बात ये आती है डायरेक्शन रेशियो की, डायरेक्शन रेशियो उसकी डी आर्स की। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो अभी हमने बताया था ए अपॉन में एल बराबर बी अपॉन में एम बराबर सी अपॉन में एन बराबर के होता है। जो के होता है, के क्या होता है, नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस पे ले, अगर हम एक्स एक्सिस पे ले तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन में 1 बराबर बी अपॉन में 0 बराबर सी अपॉन में 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये के इक्वल हो जाएगा। जब के इक्वल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर किसके, के इक्वल, बी बराबर 0 के इक्वल और सी बराबर 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, के 0 0। ठीक है, इसका इसी तरह अगर y का निकाले तो y का क्या पॉइंट हो जाएगा 0 के 0। अगर हम z का ले तो z का क्या हो जाएगा 0 0 के, ये पॉइंट आपको पता चल गई। ठीक है, जब आपको ये पॉइंट पता लग गई, यहाँ तो हमने k माना, यहाँ तो हमने k माना हर जगह। अगर थोड़ी देर के लिए आता है कि इफ 2 वैल्यू हमें 2 लेनी है या इफ 3 लेनी है या 4 लेनी है या कोई भी नंबर लेना है, कोई भी हमें नंबर लिखने हैं इनफाइनाइट, कोई भी नंबर लेना है, जैसे हमें 2 ही लेना है तो उसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0 0, इसका क्या हो जाएगा 0 2 0। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 0 0 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाता है एक्स का, वाई का और जेड का। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं आज के नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिया है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक लाइन लिया है, इस पॉइंट का नाम दिया ए, इसका नाम दिया x1 y1 z1। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट लिया है p, इसका नाम क्या दूंगा
इसका नाम मैं दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिए। ठीक, ये क्या थी, ये हमारे पास गिवन लाइन है, गिवन लाइन है। ठीक, और ये वाली जो ऊपर वाली है ये क्या है, ये मेरे पास गिवन वेक्टर है। ठीक, गिवन लाइन एंड गिवन वेक्टर दोनों दिखा दिया मैंने आपको। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं ए वेक्टर से डिनोट करता हूँ और इसको मैं बी वेक्टर से डिनोट करता हूँ, और इसको जो बी वेक्टर है उसको लिखता हूँ ए इंटू आई कैप, उसके बाद प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, ये लिख दिया। ठीक है, जब इतनी बात लिख दी तो इसको मैं किससे दिखाता हूँ, इसको ए बी, इसको मैं स्मॉल पी यानी पी वेक्टर से इसको मैं डिनोट करता हूँ। जब हमारी इतनी सारी बातें हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल बनाना है। अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल। लाइन एल के लिए इक्वेशन क्या है, जैसे हम लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे पी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं पी वेक्टर, क्योंकि इसको हमने लेट किया हुआ था, ये दोनों तो चलो दिया हुआ है, ये तो नया पॉइंट लिया हमने एक पी वेक्टर, तो पी वेक्टर बराबर हो जाता है ए की वेक्टर इनटू अल्फा टाइम्स लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है, ये जो एक इक्वेशन आपके सामने मैंने दर्शाया हुआ है, अब इसमें हम किसको किसको क्या कहते हैं, ये जो बी है, ये जो हमारे पास क्या है, ये जो बी है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गिवन गिवन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये जो ए है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि पैरेलल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर को पीवी से दिखा देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन पॉइंट। ठीक है, और ये जो पी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर्स यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे जो पीवी लिखा है ये पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ठीक, जब इतनी बात हो गई तो यहाँ पे जो है मेरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होने वाली है, तो कार्टेशियन इक्वेशन जब इसको हम दर्शाते हैं, जब हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन में डिनोट करते हैं तो ये हो जाती है हमारे पास कुछ इस प्रकार, x माइनस x1 अपॉन में a की वेक्टर प्लस y माइनस y1 अपॉन में b, और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन में c। ये हो जाती है मेरी कुछ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल का। ठीक है, अब एंगल्स बिटवीन टू लाइंस आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एंगल्स बिटवीन टू यहाँ पे लाइंस। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस को जब हम यहाँ पे दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, जब हम एंगल्स बिटवीन टू लाइंस को यहाँ पे दर्शाते हैं तो कुछ इस तरह से दो एंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये दो लाइन बना लिया, ठीक है, ये थोड़ा सीधा होना चाहिए। ठीक, अब देखिए
इस लाइन को हम L1 मानते हैं, इस लाइन को हम L2 मानते हैं, ठीक है। इसका जो ये एंगल है इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे लाइन 1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये B1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और लाइन 2 जो है ये हमारा B2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। लेट हमने किया कि जो छोटा ये वाला है इसको B1 वेक्टर में लेट कर लिया, और B1 और B2 वेक्टर हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, ठीक है। तो L1 जो था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम अभी इक्वेशन वेक्टर में मैंने लिखा था P की वेक्टर। अब देखिए L1 जो है, L1 को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। L1 जो है इसको हम P1 अभी लिए थे, ठीक है। तो P वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं, P1 यानी P वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। A1 अपॉन में अल्फा टाइम्स B1 की वेक्टर, A1 प्लस अल्फा टाइम्स B1 की वेक्टर। ऐसे ही L2 को दिखाते हैं P वेक्टर से दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे A2 इंटू प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर, ये दिखा देंगे। चलिए जब L1 को हमने ये मान लिया और L2 को हमने ये मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसका कोस, यहाँ पे जो ये वैल्यू है यहाँ पे ये एंगल बनेगा, इसको थीटा कहेंगे। अब हम कोस थीटा मानते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, B1 डॉट B2 यानी B1 की वेक्टर इंटू B2 की वेक्टर अपॉन में ये हो जाएगा B1 की मोड और इंटू में B2 की मोड हो जाएगी, ठीक है। जब इतनी बात हो गई, अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्यूट एंगल थीटा निकाले, अगर हम निकाले एक्यूट एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की मोड हो जाएगी, यानी मोड में आ जाएगा B1 इंटू B2 B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर और अपॉन में B1 की मोड इंटू B2 की मोड। इस तरह से जो आएगा इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल थीटा की फॉर्मूला ये हो जाती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी की क्या क्या कंडीशन होती। अच्छा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, अगर यदि इफ आपको दिया हो कि जो L1 है परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो B1 वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा B2 वेक्टर के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा B1 इंटू B2, B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है, ठीक है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को और हम सॉल्व करना चाहे, तो ये कैसे हो जाएगा, यदि इफ, एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर हमें L1 पैरेलल दिया हो L2 के, L1 L2 के पैरेलल हो, तो उसमें क्या हो जाता है, L1 को हमने क्या माना था, B1 माना था, ये पैरेलल हो जाएगी B2 के, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, जब पैरेलल है तो इक्वल भी होगा, तो B1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा B2 के, ठीक है, यानी B1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा B2 वेक्टर। जब इतनी बात आ जाएगी, ये भी B1 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगेगा। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो B1 है ये बराबर हो जाएगा A1I की कैप। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, B1 जो है ये बराबर हो जाएगा A1 इंटू आई कैप प्लस B1 इंटू जे कैप प्लस C1 इंटू के कैप, और B2 हो जाएगा A2 इंटू आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, इसके इक्वल ये हो जाएगा। जब ये हमने यहाँ पे दो कंडीशन बताया कि जो B1 है किसके इक्वल होगा, B2 किसके इक्वल होगा,
जब ये हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम यही साइड में लिख सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा स्पेस बना के चलता हूँ। हम इसी के आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन में B2 के, और बराबर हो जाएगा C1 अपॉन में C2 के। यानी ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के बराबर है और ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के बराबर है। ये समझ में आया? जब इतनी बात क्लियर है तो अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल्स हम कैसे निकालते हैं वो दिखाएंगे। तो उसको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है। जब ये फिगर मैंने आपको बना दी है जब मैंने ये फिगर आपको यहाँ पे बना दी है तो इसको हम L1 मानते हैं और इसको हम L2 मानते हैं, ठीक है। अब जो L1 है ये किसके इक्वल है और L2 किसके इक्वल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। L1 जो है ये है x, अगर दो लाइन का अगर मैं लूंगा एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के एंगल्स लूंगा तो ये तो पहले की तरह ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये B1 के इक्वल हो जाएगा, L1 B1 के इक्वल और L2 B2 के इक्वल, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, यही हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a वेक्टर A1, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में B1, ऐसे ही z माइनस z1 अपॉन में C1, L1 का हो गया। ऐसे ही हमारे पास L2 का हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं A2, और फिर y माइनस y2 अपॉन में यहाँ पे लिख सकते हैं हम B2, और z माइनस z2 अपॉन में यहाँ पे लिख सकते हैं हम C2। जब इस तरह से हमारे पास वेक्टर्स हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको जो ऊपर वाला लिए कैप है यानी B1 वेक्टर है इसको हम क्या कह सकते हैं और B2 वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। B1 वेक्टर जो है B1 वेक्टर है इसको हम A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप कह सकता हूँ, और ऐसे ही A2 I कैप प्लस B2 J कैप और प्लस C2 K कैप, ये कह सकता हूँ। जब इतनी बात हो गई तो ये पिछली बार की तरह ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसको निकालने का एक्यूट एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक्यूट एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्यूट एंगल थीटा, ये निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाता है हमारे पास B1 की कैप इंटू B2 का वेक्टर मोड में अपॉन में B1 मोड इंटू B2 मोड, और अपॉन में हो जाएगा ये B1 इंटू B2 वेक्टर का मॉडुलस, ऐसे हो जाएगा। अब जब हम इसको ओपन करके खोल के लिखेंगे, थोड़ा बाइफरगेट करेंगे इसको, जब इसको हम बाइफरगेट करेंगे तो A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस में हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अंडर रूट में आएगा, सॉरी मॉडुलस में नहीं आएगा, प्लस
यहाँ पे भी रूट आएगी, यहाँ रूट लगेगा, क्या आएगा रूट में, यहाँ पे भी रूट में आएगा हमारे पास a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये जो आएगा ये हमारे पास एक्यूट एंगल थीटा का फॉर्मूला हो गया। चलिए, जब एक्यूट एंगल थीटा हमने निकाल ही लिया, जब हमने एक्यूट एंगल थीटा निकाल ही लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, परपेंडिकुलरिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर, यहाँ लिखते हैं परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इफ, यदि L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के, L1 L2 के पैरेलल होगा, ठीक है, तो थीटा जो है ये 90 का होगा, ठीक है, और हम जानते हैं थीटा 90 के बराबर है, यानी कॉस थीटा वैल्यू 0, ठीक है, कॉस थीटा 0 हो गया, यानी हम क्या कह सकते हैं कि A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 आ गया, अब कंडीशन फॉर पैरेललिज्म निकालेंगे, ठीक है, अगर हम कंडीशन फॉर पैरेललिज्म निकालेंगे, क्या लिखते हैं अब हम, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, जब हम इसको निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है कि पैरेललिज्म में क्या होता है, A1 अपॉन में A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन में B2 के, और बराबर हो जाएगा C1 अपॉन में C2 के, ठीक है। जब ये हो जाएगा, यानी ये क्या कहता है कि A1 की जो वेक्टर है, यानी हमारे पास ये जो A1 वाली प्रॉपर्टी A1 A2 B1 B2 के बराबर है, और साथ ही यहाँ पे जो B1 B2 वाली जो प्रॉपर्टी है ये C1 C2 के बराबर है। ये हमारे को यहाँ पे ये बताता है। जब इतनी बात हो जाती है तो अब जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो पॉइंट है क्या, वो पॉइंट है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में हर बार इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास पॉइंट आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, किसी भी दो लाइंस के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस के बारे में जानकारी दी है आपको। अगर सर लाइंस तो दो ही होती है, एक इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नहीं भाई 3 लाइन होती है, एक इंटरसेक्टिंग होती है, एक पैरेलल होती है, एक नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होती है, ना तो इंटरसेक्टिंग होती है ना पैरेलल होती है 3D में, यानी कुछ इस तरह का होता है, लगे कि हमें इंटरसेक्टिंग है लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप है, ठीक है, तो उस तरह के जो लाइन है उसको हम स्क्यू लाइंस कहेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का फिगर बनाया और इसके ऊपर से ये बिल्कुल निकल के जा रही है, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसको काट नहीं रही है, इसके ऊपर से निकल के जा रही है लाइन, ठीक है, तो इस तरह के जो लाइंस होते हैं वो मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, या स्क्यू लाइंस उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम आपको पहले बताएंगे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में शॉर्टेस्ट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम SD से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइंस की ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। अब रही बात पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया था। जैसे इसमें दो लाइन लेते हैं, एक L1 लेते हैं, एक L2 लेते हैं, तो L1 का अगर ले तो इसमें P वेक्टर, कुछ भी वेक्टर ले सकते हो आप, ए से लेके जेड तक कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेट ये वाला मैं इसको P मान रहा हूँ, P बराबर A1 का वेक्टर, ठीक है, और प्लस
लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही L2 जो है, लाइन 2 जो है, ये हो जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू A2 की वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है ये कुछ इस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस इसका हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको निकालने का, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे वो हमारा होने वाला है कुछ इस प्रकार, ए की वेक्टर A2 की वेक्टर, ठीक है, माइनस A1 की वेक्टर, ठीक। अब इनटू यहाँ पे बी की वेक्टर मोड में आ जाएगा और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी की वेक्टर, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइंस का तो हो गया, अब थर्ड पार्ट आता है हमारे पास कि स्क्यू लाइंस का कैसे होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल लाइंस की ओर, ठीक। तो इसका किस तरह होता है, जैसे इसका L1 लिया, क्या L1 कैसे हो जाएगा इसका, जैसे हमने लिया था P वेक्टर A1 की वेक्टर प्लस अल्फा B1 की वेक्टर, ठीक है। और इसमें हो जाएगा L2 P वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा A2 की वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 की वेक्टर। अब आप कहोगे सर एक चीज समझ नहीं आया, यहाँ पे आपने L1 L2 यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी L1 L2 ले लिया, फर्क क्या है दोनों में, अंतर क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग यानी नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन ली हुई है? अरे सिंपल सी बात है भाई, पहले वाले में तो जो जो लाइंस के लिए होगा ये ऑलवेज सेम होगा। यहाँ पे मैंने B1 और B2 से डिनोट कर रखा है इसको, लेकिन यहाँ इसको मैंने ओनली B से डिनोट किया हुआ है, इतना सही फर्क है इसमें, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए, अब इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होने वाला है हमारे पास कुछ इस प्रकार, यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे A1 की वेक्टर माइनस A2 की वेक्टर, ठीक है, नहीं A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इनटू B2 की वेक्टर इनटू B1 की वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, अब इसका हम मोड कर लेते हैं और अपॉन में यहाँ पे कर देते हैं हम कि B1 की वेक्टर इंटू B2 की वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसका भी यहाँ पे मोड आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का मैंने आपको इस तरह तीनों कंडीशन में फॉर्मूला बताया कि क्या क्या होता है। पहला कंडीशन तो जीरो होता है। अब देखिए, अब जब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन है ये जीरो होगी, तो जो इसका कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होगी? तो इसकी कंडीशन होगी, यहां हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 का मोड जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा B1 इंटू B2, ठीक है। अब इसका मोड ये क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें जो दो लाइंस गिवन टू लाइंस थी, जैसे हमने लिया गिवन टू लाइंस, जैसे हमने लिया था L1 और L2। L1 क्या था, L1 था जैसे हमारे पास P वेक्टर
A1 वेक्टर इंटू अल्फा टाइम्स B1 वेक्टर, और ये था P वेक्टर्स A2 वेक्टर्स इंटू म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक है, ये दो लाइंस थी, ये हमेशा कंडीशन जो है बन के 0 हो जाएगी। गिवन दो लाइन है, जिसको हमने L1 को हमने अल्फा से दिया था और L2 को हमने म्यू से दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा 3D ज्योमेट्री के चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज की ओर लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।